जय हिंद साथियों। ऑफलाइन आप सबके लिए वनडे एग्जाम में कई साल काम करने के बाद आज समय की मांग थी, हमारी और आपकी ज़रूरतें थी कि हम कम से कम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएं जहां पर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शर्तों के हम आपसे हर शाम जुड़ सकें। हम आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बखूबी क्रैक कर पाएँ। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं अपनी एक्सपर्टी आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर दूं जहां से आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएं। तो बस इसी के लिए हम आज आपके सामने YouTube पर अवेलेबल है। नमस्कार, मेरा नाम है समर, मैथ्स बाय समर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे पास एक थंबनेल लगा हुआ होगा जिसमें लिखा है व्हाट इज एसएससी, क्या है एसएससी। तो इस सेशन का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि हमारे पास अगर एक भी ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि वो जिस कंपटीशन में जा रहा है वहाँ पर उसके पास क्या क्या भविष्य में वैकेंसीज मिल सकती हैं, उसका फ्यूचर किस तरह दिख सकता है, क्या वो छोटे से लेकर एक बड़े से बड़े गेजेटेड ऑफिसर्स तक की नौकरी पा सकता है, अगर हाँ तो वो कैसे कर सकता है, उनके बारे में उसको कम से कम पता तो होना चाहिए। या आप यूँ समझ लीजिए कि आप जिस लड़ाई में जा रहे हैं कम से कम आपको पता तो होना चाहिए वो लड़नी कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैं आप सबके सामने हूँ। और जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि आपके प्रीलिम्स 2025 के एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी के लिए मैं रहूँगा आपके साथ, तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा लिया वक्त, लेकिन अब देर से ही मैं आ चुका हूँ आप सबके सामने। और अब अगर आ गया हूँ तो आपसे हर शाम मिलूंगा। और हर शाम मिलने का मतलब ये है कि अब आपके प्रीलिम्स में मैथ्स की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैथ्स बाय समर नाम का यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया है। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आपको किसी भी तरह के कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे एंड पर है, क्योंकि मैंने आप सबको वादा किया हुआ था। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन का नाम है व्हाट इज एसएससी और इसमें मैथ्स का क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल बच्चे आपके मन में आता है कि एसएससी है क्या। तो एसएससी का फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो सरकारी दफ्तरों में, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसके मंत्रालयों में कुछ भर्तियां कराता है, या फिर उनके लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत होती है उनका सिलेक्शन कराता है, और उसी को हम लोग एसएससी बोलते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल यह है कि हमारे लिए स्कोप क्या है इस बोर्ड में, हम कौन कौन सी ऐसी नौकरियां यहां पर देख सकते हैं। और उसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि एसएससी हमारे लिए क्या क्या पिटारा रखा हुआ है। तो हमने यहां पर कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में आपको बताया हुआ है जो बहुत ही जरूरी हैं, जिनको एसएससी कंडक्ट कराता है। और हाँ, मैंने सारे एग्जाम्स को कवर नहीं किया हुआ है, मैंने कोशिश की है कि कम से कम ऐसे एग्जाम की बात करें जहां पर मैथ्स का रोल हो। तो सबसे पहला एग्जाम हमारे सामने बच्चे क्या है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस की। हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। हम सबसे पहले सबसे छोटी नौकरी की बात करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बेहतर, और धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे पास एसएससी क्या क्या रखा हुआ है। तो एसएससी एमटीएस के बाद हमारे पास एसएससी जीडी का भी एक एग्जाम होता है, और फिर हम आएंगे एसएससी सीएचएसएल पर। और ये आप सबका फेवरेट, स्टार में क्यों लगा दे रहा हूं भाई, स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि हम सबका सपना है एसएससी सीजीएल के थ्रू एक बेहतरीन, अपनी मनपसंद, अपने सपनों की पोस्ट को पाना। और इसके बाद हमने यहां पर रखा हुआ है सीपीओएसआई को लेकर। अब इतने सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, आज हम इस पूरे के पूरे सेशन में ये देखने वाले हैं कि हमारे पास इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि हम इस एग्जाम में बैठेंगे कैसे, उसके लिए हमको कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और उस एग्जाम का स्तर क्या होता है, खासतौर पे उस एग्जाम में पेपर पूछता कैसे है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। बहुत सारी बात आज हम नहीं भी कर पाएंगे, जैसे कट ऑफ की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपनी तैयारी शुरू नहीं की हुई है। तो हम कट ऑफ की बात करेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए बीच बीच में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होने वाली है कि एग्जाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। खासतौर पे अगर आपके पास उम्र की बात करें तो कितने उम्र के बच्चे कौन से एग्जाम में बैठ सकते हैं, किस क्वालिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, आप सामने देख रहे होंगे एसएससी एमटीएस लिखा हुआ है। अगर हम इसको बोले कि एमटीएस को बोलते क्या है, तो इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम। इसके बारे में समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एसएससी कंडक्ट द मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम to hire candidates for various non-technical job in different government ministries, departments and offices.
मतलब अब हमें क्या करना है कि एसएससी ये एक ऐसी नॉन टेक्निकल जॉब हमें ऑफर करता है जो विभिन्न सरकारी दफ्तरों में, मंत्रालयों में और ऑफिसेज में हमारी पोस्टिंग कराएंगे। अब इसमें देखते हैं आगे क्या है। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th ग्रेड, जो अपनी 10वीं की परीक्षा बच्चे अभी अभी पास कर रहे हैं, और उम्र की बात हम आगे चल के करेंगे, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए हमारी डिग्री का, हमारी पढ़ाई लिखाई के स्तर का, वो 10वीं होना चाहिए। वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं ताकि उनको एमटीएस के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरी मिल सके। और अगला सवाल हमारा यह आता है बच्चे कि वो किस किस पोजीशन के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उन पोजीशंस की बात जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि भाई हवलदार के लिए उनका सिलेक्शन हो सकता है, दफ्तरी के लिए हो सकता है, सफाई वाला की पोस्ट हो सकती है, प्यून हो सकते हैं, चौकीदार, माली एक्सेट्रा। कुल मिलाकर ये एसएससी की सबसे छोटी नौकरी होती है। लेकिन याद रखिएगा, आप केंद्र सरकार में किसी भी तरह की सरकारी नौकरी लेना आपके भविष्य को एक अलग दिशा दे सकता है। तो आप इसको छोटी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आप इसको शुरुआत बोल सकते हैं, क्योंकि एमटीएस में सिलेक्शन लेने का मतलब आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। आपके पास इतना वक्त रहेगा कि आप अपनी तैयारी को अपने दम पर खुद का खर्च उठाकर, घर वालों को खुद सपोर्ट करके आगे सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओएसआई की तरफ बढ़ सकते हैं। समझ गए? तो हमारे पास ये कुछ पोस्ट थी और हमने क्या बता दिया आपके लिए कि भाई एजुकेशनल क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, वो 10वीं होना चाहिए, हमारे पास 10th ग्रेड पास होना चाहिए हमको। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपने एज लिमिट की। तो बच्चे एमटीएस के लिए जो एज लिमिट होने वाली है वो 18 से 25 साल होने वाली है, जबकि यहां पर जब हम हवलदार के पास आएंगे तो वो एज बढ़कर 27 साल हो जाएगी। और जिस तरह से केंद्र सरकार की नौकरियों में एज रिलैक्सेशन हमारे पास रिजर्वेशन के थ्रू मिलता है, तो ओबीसीज को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल उनकी उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा। और रही बात ये कि बच्चे उम्र काउंट कहाँ से करेंगे, तो ये हम काउंट करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, तो वो बताएगा हमको कि कहाँ से आपको अपनी एज काउंट करनी है। और उस नोटिफिकेशन के आने के पहले मैं आपके सामने एक बार फिर से आऊंगा उन सब चीजों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर। खैर, अब उसके बाद आ गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पता चला कि 10th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि ऐसा बोर्ड जिसको मान्यता प्राप्त हो सरकार से, उससे या तो हम 10वीं की कक्षा पास हो, यानी कि 10th क्लास हमने पास कर लिया हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट हमारे पास कोई एक ऐसी शैक्षणिक योग्यता हो, तब हम एमटीएस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब अगर इसमें बैठना है तो हमको और क्या क्या चीजें चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको समझना बच्चे। इंपॉर्टेंट जो है हमको जानना वो ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और जब इसके एग्जाम पैटर्न की आप बात करेंगे तो इसके पास 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटीज को चेक की जाएगी, यानी कि हमको कितना पढ़ाई लिखाई में आती हैं चीजें, ये जानी जाएंगी। लेकिन जो इसका दूसरा पेपर होगा वो होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि इसमें हवलदार की भी नौकरी है। तो हमारा फिलहाल के लिए जो एम है वो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है, आप इसको मजाक मजाक में क्लियर कर लेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें 2 एग्जाम पैटर्न में सेशंस होंगे। तो सबसे पहले बच्चे जब हम पहले सेशन में आएंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास 2 होंगे पहले सेशन में। एक न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स का सेक्शन जो मैं डील करूंगा आप सबके लिए, और इसमें सवाल आएंगे आपके पास 20, और इसके लिए मार्क्स होंगे हमारे पास 60 मार्क्स होंगे। और वापस से हम कहां पर आ जाएंगे, अपनी रीजनिंग एबिलिटी में, इसका जो दूसरा पेपर होगा, और उसमें भी हमारे पास बच्चे 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के। इन दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन में 120 नंबर हमको लाने होते हैं, या 120 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, होता तो क्वालिफाइंग नेचर का ही है ये। और पूरा टाइम इस पेपर को करने के लिए 45 मिनट हमको दिया जाता है, यानी कि पहला सेशन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होता है, वहां पर 40 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स का पेपर होता है और 45 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। और उसके बाद हम बच्चे आएंगे अपने सेकेंड सेशन पर, यानी सेशन 2 की बात करेंगे। और सेशन 2 में हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर बात है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस का। और यहां पर हम देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन 25-25 हो जाते हैं, यानी कि 75-75 मार्क्स के। और हमारे पास 150 नंबर का ये पेपर होता है, जहां पर 45 मिनट समय फिर से हमको मिलता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि यहां पर 1 नेगेटिव मार्क्स होते हैं हर एक के लिए। मतलब ये मानकर चलिए आप कि एसएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, तो उस चीज को दिमाग में अभी निकाल दो। अभी के लिए बस ये समझो कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद अगर हम बढ़े तो अब एमटीएस की बातें क्लियर हो गई, फिर हम आ जाएंगे अपने एसएससी जीडी के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है क्योंकि इसमें हर साल एक अच्छी मात्रा में वैकेंसी आती है, और वो बच्चे जिनको बॉर्डर्स पे देश को सेफ रखने के लिए काम करना होता है, या जो आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हैं, या जो हमारे पास सेना में जाना चाहते हैं, वो इसके थ्रू जा सकते हैं। अब इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है एसएससी कंडक्ट द एसएससी जीडी एग्जाम to select candidate for the general duty constable position in BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, SSF and NCB, यानी कि इन सब डिपार्टमेंट्स में कांस्टेबल पोजीशन के लिए जो एग्जाम हमको क्रैक करना होगा वो एग्जाम है एसएससी जीडी। अब इसमें हमें हमारे पास एज लिमिट बच्चे क्या होती है, जब आप एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 23 साल हो जाएगी, और एज रिलैक्सेशन यहां पर भी हमको मिलेगा फॉर ओबीसी कैंडिडेट 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का। और इसके बाद अगर हम आ जाए कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको क्या चाहिए होती है, तो लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि हमको यहां पर रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं क्लास या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास करनी होगी, तब जाकर हम एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो वापस से एमटीएस का ही यहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन अब इसके एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न आप ध्यान से देखिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपके पास है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है बच्चे, जीएस के 20 सवाल है, और इंग्लिश या फिर हिंदी। अच्छा एग्जाम ये क्यों माना जाता है? हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए बेहतर ये इसलिए है कि अगर आप अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पर हिंदी विषय चूज कर सकते हैं, और हिंदी में हम सब हमेशा से ही अच्छा कर लेते हैं, ये हम सबको पता है। तो कुल मिला के आपको एसएससी जीडी के लिए 80 क्वेश्चन करने होंगे, और इसके लिए अधिकतम अंक 160 है, और पूरा का पूरा जो आपका टाइम होता है बच्चे वो कितना होता है, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। इतनी चीज आप एकदम अच्छे से समझ जाइए। अब इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उन सब की स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम की तरफ। अगला एग्जाम हमारा क्या है, उसके पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा है कि भाई कैंडिडेट अदर देन लद्दाख रीजन में हमें ये देखना होगा कि मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ सकता है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी कि उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा करीब 8.5 मिनट में। तो ये तो तब की बात आएगी ना जब हम अपना पहला पेपर क्लियर कर चुके होंगे, और पहला पेपर क्लियर करने में मेरी जरूरत आप सबको पड़ेगी, और मैं हमेशा आपके सामने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने एसएससी के अगले एग्जाम की तरफ। जब आप अगले एग्जाम में आएंगे बच्चे तो यहां से आपका रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है, एक ऐसा कंपटीशन जहां पर आप एक अच्छी एक डिसेंट नौकरी की तलाश में निकलते हैं, जिसको आप अपने 60 साल तक करने की हिम्मत रख सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस नौकरी को अगर मैं करूंगा तो ये एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी सैलरी है, एक अच्छा हमको काम देखने को मिलेगा, और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं यहाँ से। तो उस एग्जाम का नाम है CHSL, एसएससी CHSL। एसएससी CHSL स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि इट इंक्लूड्स वेरियस जॉब्स, ये कई नौकरियां अपने आप में रखता है, और इन नौकरियों को ध्यान से देखिए, यहां से आप सबके सपने शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला है लोअर डिविजनल क्लर्क LDC का, और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA के लिए, फिर आप पोस्टल असिस्टेंट की बात करेंगे, देन सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करेंगे, देन डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे, फिर DO ग्रेड A की बात करेंगे, और ये सारी नौकरियां ये आपका सपना होती है कि भाई यहां से हम एंट्री ले सकते हैं एक अच्छी नौकरियों में, एक अच्छी नौकरियों की लीग में। अच्छा दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से आपका सपना शुरू होता है, क्योंकि अगर आपने एसएससी CHSL में एक अच्छा स्टैंड लिया, आपने वहां पर एक अच्छी जॉब सिक्योर कर ली, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत अपनी और बढ़ा दें तो अपने अगले प्रयास में, अपने अगले अटेम्प्ट में आप एसएससी CGL में अच्छा कर जाएंगे। तो यही वजह है कि मेरा मानना है कि आप अगर CGL में इस साल अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो कम से कम CHSL में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। ये पहली सीढ़ी मानता हूं मैं, हालांकि बात शुरू MTS से ही हो जाती है। चलिए, तो हमारे पास इतने पोस्ट होते हैं, LDC की पोस्ट होती है, JSA होता है, पोस्टल असिस्टेंट होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एज लिमिट की बात। तो वापस से वही सारी चीजें 18 से 27 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और SC ST के लिए 5 साल का।
लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब आपकी बदल चुकी है और यहां पर बोला जा रहा है शुड बी ए 12th ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी एक ऐसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से आप कम से कम 12वीं की कक्षा पास हो, यानी कि 12th क्लास आप क्लियर कर चुके हैं या तो उसके समकक्ष आप कोई ना कोई डिग्री रखते हो अपने पास। जैसे आप किसी में भी डिप्लोमा हो सकते हैं तो उसको हम लोग 12th क्लास के समकक्ष मानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो डिग्री आपकी उसी के बराबर होती, तो या तो आपके पास कोई एक डिप्लोमा हो या तो आप 12th क्लास पास कर चुके हो तो आप SSC CHSL में बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, क्योंकि नौकरी तो आपको तब मिलेगी जब आप कंपटीशन बीट करेंगे बच्चे, और उस कंपटीशन को बीट कराने के लिए मैं हूं आपके लिए। चलिए, तो हमने यहां पर समझ ली एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, और इसके बाद आते हैं एग्जाम पैटर्न पर, और यहां से आपका रियल एग्जाम स्टार्ट होता है, यहां से आपका रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पर आप ऑल इंडिया लेवल पर अब फाइट करेंगे, क्योंकि यहां से सीरियस बच्चे मिलना शुरू होते हैं। आपको भी पता है देश में बेरोजगारी किस लेवल की है, और इतने सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के बीच में अगर हमको बात करनी है, उन सब के बीच में अगर हमको फाइट करना है, तो हमको कम से कम पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। और एग्जाम पैटर्न के लिए ये टायर 1 की बात कर रहा है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा है। और बच्चे यहां पर प्रीलिम्स में हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब समर स्पेशल की बात कर रहा है, मैथ्स की बात कर रहा है, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस की बात कर रहा है। तो इन सब में 25 सवाल यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हमारे पास SSC CHSL के टायर 1 में यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें एक सवाल के लिए मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपके पास 50 के चारों एग्जाम मिलाकर 200 अधिकतम अंक होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात थी। क्यों नोट करने वाली बात थी? क्योंकि सर आपको 100 क्वेश्चन करना है और उसके लिए आपको 100 मिनट भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट, 60 मिनट आपको मिल रहा है। यानी कि अब इस कंपटीशन को बीट करने का मतलब, इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने का मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आप सवालों को अच्छा समझ पा रहे हो, तब जाकर हम इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और इसके बाद हम जब ये क्लियर करेंगे फिर हम आएंगे अपने मेन एग्जाम पर, जहां से हमको नौकरी मिलेगी, वो है इसका टायर 2 एग्जाम। और इस एग्जाम का पैटर्न आपको समझना होगा अच्छे से, क्योंकि इस एग्जाम में हमारे पास सेशन 1 जो होगा बच्चे वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और इस सेशन 1 में हमारे पास क्या होने वाला है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल की बात हो रही है, जहां पर हमसे पहले मॉड्यूल में ही एक मैथ्स की बात की जाएगी, यानी मैथमेटिकल एबिलिटीज की, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30। और इसी के साथ इसका भाई रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, वहां भी आपसे बच्चे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सवाल 3 मार्क्स के होने वाले हैं। और इस 60 सवाल के लिए आपको मिलेंगे 180 मार्क्स मैक्सिमम, अधिकतम स्कोर आपको 180 करना होगा, यानी कि पूर्णांक 180 है। अब आप जितना कर सकें उतना करेंगे, और आप कर कितना सकेंगे, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे समर सर से, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 30 में कराऊं, इतना आपको तैयार कर कर भेजूं कि आप कम से कम मैथ्स वाले सेक्शन में 30 में 30 पा जाए, ताकि आप 90 नंबर तो यहां पर स्कोर कर लें। और उसके बाद हम आएंगे बच्चे इसके सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हम क्या करेंगे? वापस से मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात, एंड मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस की बात होगी, जहां पर हमको इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के लिए 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि फिर से यहाँ पर 60 सवाल और एक सवाल 3 नंबर के 180 अधिकतम स्कोर हमारा होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर आता है जो सबके लिए बराबर नहीं होता, क्योंकि कुछ गांव के भी बच्चे होते हैं, कुछ कंप्यूटर के बारे में जानने वाले भी बच्चे होते हैं जो अच्छे बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर तो बच्चे 12वीं तक कंप्यूटर ही नहीं चलाए होते कभी, तो उनके लिए एक मुश्किल सवाल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 3। उसका मॉड्यूल एक ही होता है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पर बच्चे 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 45 नंबर के, और इन दोनों सेक्शंस में 1-1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मतलब कि 60 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 घंटे का टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 मिनट का, यहाँ पर 60 क्वेश्चन के लिए भी आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन आपको कंप्यूटर के लिए 15 क्वेश्चन के लिए 45 मार्क्स होंगे,
और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ भी 1 मिनट यानी 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है मैथ्स के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर बायस्ड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, हमको अपने विषय से बहुत लगाव है, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि तकलीफ आपको मैथ्स के सेक्शन में होती है। तो बस उसी बात के लिए मैं आपके सामने हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो CHSL का टायर 2 का एग्जाम पैटर्न हम समझ चुके हैं, और फिर सेशन दूसरा जो होता है इसका, उसमें हम लोग स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल्स की बात करते हैं, और उसके बाद कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट हमको देने पड़ते हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC या JSA के लिए, उसके लिए टाइमिंग अलग है। हमारे पास बेसिक स्किल टेस्ट के लिए हमारे पास टाइमिंग DO या डिपार्टमेंट्स में अदर मिनिस्ट्रीज में जाने के लिए 15-15 मिनट हो जाते हैं, और एक जगह हमारे पास LDC या JSA के लिए 10 मिनट होता है। तो स्किल टेस्ट की बात तो हम तब करेंगे जब पहले हम उधर अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे। तो ये सब था हमारे लिए CHSL के बारे में। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला एग्जाम। अगला एग्जाम है SSC CPO का। अब ये SSC GD आपने पीछे देख लिया था, उससे कहीं बेहतर SSC CPO होता है। क्यों, अभी आप खुद समझ जाएंगे। इसका मतलब है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप केंद्रीय पुलिस बल में यहाँ से शामिल होते हैं। और उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इट रिक्रूट सब इंस्पेक्टर यानी SIs फॉर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF के लिए हमारे पास ये सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा कह सकते हो, उसकी ज्वाइनिंग कराता है। जैसे CISF की बात कर लें आप, CRPF की बात कर लें, ITBP कर लें, SSB कर लें, मतलब इन सब में अगर आपको कांस्टेबल के रैंक पर जाना था तो आपने SSC GD क्लियर किया था, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 था। लेकिन अगर आपको इन सब डिपार्टमेंट्स में SI की पोस्ट पर जाना है तो उसके लिए आपको CPO SI क्लियर करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे एज लिमिट आपके पास है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन OBC के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल, SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपको बैचलर यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप CPO SI के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्लियर कर चुके हों तो हम बात करेंगे कि भाई अगला एग्जाम हमारे पास क्या हो सकता है। अच्छा, आपका पूछना बनता है कि सर इसमें पेपर कैसे होता है, तो इसका जो टायर 1 का पेपर होता है वहां पर हमारे पास मैथ्स की बात अगर हम करें तो मैथ्स में हमको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस ये बात ध्यान में रखें क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पर मैथ्स में 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है, और फिर आपके पास जो टायर 2 होता है वहां पर हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो उससे तो फिलहाल अभी हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस पिटारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए होंगी। तो चलिए 50 क्वेश्चन CPO SI के भी हमको मैथ्स के मिलने वाले हैं। और इसके बाद आ जाता है इस देश का फेवरेट एग्जाम SSC CGL। जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस हिसाब से आप सब एस्पायर करते हैं इसकी नौकरियों के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, CGL। अब इसमें है क्या, तो पता चला है SSC कंडक्ट द SSC CGL एग्जाम टू रिक्रूट कैंडिडेट इनटू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और उनके ऑफिसेज में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग ऑफिसेज में कैंडिडेट्स को नियुक्त करने के लिए SSC CGL का एग्जाम कराया जाता है। अब अगर इसमें हम देखना चाहें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही बात होगी, आप करते क्या है, आप सबसे पहले एक पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में जानने के बाद कि वहाँ काम कैसा होता है, हमारी सैलरी कैसी होती है, वहाँ पर कितनी छुट्टियाँ मिलती है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, आप एक पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम लोग जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट हमारे पास क्या क्या होगी, AAO या AAO की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और ये ग्रुप B की गैजेटेड पोस्ट होती है, ड्रीम जॉब होती है सबके लिए। और उसके बाद इनफैक्ट इसी की बात हम क्यों करें, SSC CGL में जितनी भी नौकरियां हैं वो सबके लिए ड्रीम जॉब ही होती हैं। आप चाहते हैं कि कम से कम एक पोस्ट तो हमको मिल ही जाए, उसके बाद तो हम अपने रैंक इंप्रूव कर ही लेंगे अगले प्रयास में। तो चलिए, आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हैं,
और इसके बाद इसी में एएसओ की भी हमारे पास पोस्टिंग होती है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। उसके बाद फिर आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज भी इसी के अंतर्गत मिलते हैं आपको। फिर आपके पास टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और आपको पता है कि आपको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के सामने भारत सरकार लिखा हो। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर सरकारी नौकरियों का इतना दबदबा तो है, और अच्छा भी है, होना भी चाहिए। हम जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, हम लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी पाना बहुत ही बेसिक नीड हो जाती है। तो बिल्कुल आपका सपना देखना कहीं से भी गलत नहीं है, मैं एकदम जस्टिफाई करता हूँ इस बात को। तो इतनी सारी नौकरियां हमको यहाँ पर मिलेंगी। अब इन नौकरियों को पाने के लिए हमको करना क्या होगा? सबसे पहले एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि आप कम से कम 18 से 32 साल के बीच होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा बच्चे। और फिर हम आएंगे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, और उसमें बोला जाता है कि इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि हमारे पास जो कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, वो अलग बात है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप अलग अलग कुछ और पोस्ट एस्पायर करते हैं तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन सम पोस्ट या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हैं, वो रिक्वायर्ड होती है, और उसको हम फुलफिल करेंगे जब हमको कुछ अलग पोस्ट या कुछ अलग नौकरियां इसके थ्रू चाहिए होती हैं। बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि आप कम से कम ग्रेजुएट हों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अब ऐसा नहीं हो कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर, जो है आपकी मेन लड़ाई। और इसमें सीजीएल एग्जाम 2024 की अगर हम बात करें टायर 1 की, तो पता चला जो हमारे पास प्रीलिम्स की बात हो रही है टायर 1 की, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस की बात हो जाएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथ्स का सेक्शन, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी मेरी मदद से। उसमें आपको 25 सवाल मिलेंगे 50 मार्क्स के यहाँ भी। और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन यहाँ भी हमको मिलने वाले हैं 50 मार्क्स के। तो ये सारी चीज़ें हमको 100 क्वेश्चन में कुल मिला के 200 के मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन टफ क्यों है? ये क्यों सबकी पहली पसंद है? क्योंकि हाई कंपटीशन मिलता है आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का। अब ये आप कैसे करेंगे उस पर हम आगे बात करेंगे। हम आपको पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ सिखाएंगे कि आप किस तरह से इस 60 मिनट में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ एवरी इनकरेक्ट आंसर इन टायर 1। हाँ, हमको पता है कि टायर 1 में नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे हमको, ये तो आपको भी पता होगा अब तक। अब आपसे कह रहा है कि भाई टायर 2 का रिवाइज्ड पैटर्न क्या होना चाहिए, तो कह रहा है एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और पेपर 1 जो है वो कंपल्सरी है हर एक पोस्ट के लिए। पेपर 2 में क्या है? फॉर कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जेएसओ वालों के लिए एक पेपर 2 अलग से कराया जाएगा। और पेपर 3 की बात करें फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी एएओ और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उनके लिए आपको पेपर 3 एक अलग पेपर देना होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए या सब पोस्ट के लिए ये पेपर 1 जो होगा आपका वो कंपल्सरी होगा। अब पेपर 1 में क्या चीज़ें होंगी ये जानना ज़रूरी है। अब हम आ गए हैं अपने टायर 2 के पेपर पर। टायर 2 के पेपर का जो सेशन 1 होगा उसके पहले सेक्शन में बच्चे 2 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, जिसमें पहले मॉड्यूल में मैथ्स का सेक्शन आएगा और ये इंपॉर्टेंट 30 सवाल, ये इंपॉर्टेंट 30 सवाल आपको 90 नंबर के मिलेंगे, जिसका वेटेज आपके सिलेक्शन में 23% का होगा। और अगर आप बात करेंगे दूसरे मॉड्यूल की तो रीजनिंग की बात होगी, यहाँ भी आपको 30 सवाल और कितने नंबर के? 90 नंबर के हो जाएंगे, और ये भी 23% वेटेज लेता है। लेकिन ये पूरे 60 सवालों के लिए हर सवाल 1 मिनट करते हुए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और फिर आप आ जाएंगे जब इसके सेक्शन 2 में, तो उसके पहले मॉड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस की बात होगी, जहां पर आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सीएचएसएल की तरह सीजीएल में भी मैथ से थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज, मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा क्योंकि ये आसान भी होता है।
हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाएगा, जहां पर 135 मार्क्स आपको मिलेंगे और ये 35% वेटेज के साथ होगा। और इसके साथ जो मॉड्यूल 2 होगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन अपने 75 मार्क्स को लिया हुआ 19% वेटेज के साथ। तो इंग्लिश और जीके जीएस को मिलाकर भी हमारे पास 60 सवाल होने वाले हैं, है ना? नहीं, 70 सवाल होने वाले हैं हमारे पास। एनीवे, और उसके लिए हमारे पास टाइम कितना होगा बच्चे? 1 घंटे होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे लिए क्या है? सेक्शन 2 की बात, सेशन 2 की बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट की बात होगी। 15 मिनट उसके लिए मिलेगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की बात करते हैं, उसके लिए भी 15 मिनट आपको मिलते हैं, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो कुल मिला के हमारा मेन फोकस तो पहले होना चाहिए इस पर, टायर 2 के सारे क्वेश्चंस पर। अब उसके बाद कह रहा है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर 1 इन टायर 2 एसएससी सीजीएल एग्जाम विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर पेपर 2 and 3। यानी कि टायर 2 का जो पहला पेपर जो हर एक पोस्ट के लिए कंपल्सरी या मैंडेटरी होता है, वो क्लियर करने के बाद आप पेपर 2 और 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि जेएसओ और एएओ के लिए जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी आपको चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, तो अब हमारे पास सारी की सारी बातें होंगी बच्चे। अब मैं इतना तो बोल सकता हूं कि आपको पता है कि एसएससी कितने एग्जाम कराती है। आपके पास स्टेनोग्राफर भी होते हैं, आपके पास सिलेक्शन फेजेस के भी एग्जाम होते हैं जो अलग अलग पोस्ट पर आपको ले जाते हैं। लेकिन इतना हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास बेसिक एग्जाम है, जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीएसआई हो, उन सब के बारे में अब एक हमको रफ आइडिया लग चुका है। तो अगला सवाल आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आज हम आपके सामने शाम को मिले हैं, वो ये है कि रोल ऑफ मैथ्स। आपके इस सिलेक्शन में मैथ्स का रोल क्या है, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो बच्चे, जब हम मैथ्स के रोल की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए हमको ये समझना होगा कि हमने क्या क्या एग्जाम देखा। अभी हमने यहाँ पर एमटीएस देखा, हमने यहाँ पर एसएससी जीडी देखा, हमने यहाँ पर सीएचएसएल देखा, हमने यहाँ पर सीपीओ एसआई के बारे में बात किया, और हमने यहाँ पर बच्चे सीजीएल के बारे में बात किया। और इसमें से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ्स का इंपॉर्टेंस ना हो। एमटीएस के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको पेपर 1 में या सेशन 1 में जब हमने बताया तो वो क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है। बट बाकी फिर भी क्वालिफाई तो करना है ना, बिना क्वालिफाई हुए तो हम सेलेक्ट नहीं होने वाले। तो ये आपके पास जो 5 एग्जाम है, इनफैक्ट सिलेक्शन फेज की भी हम बात करते हैं, इन सब में बच्चे, इन सब में हमको मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सब में कितने कितने क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं, किस तरह से कंपटीशन हाई हो रहा है, उसके लिए हम अभी आपसे बात करेंगे। अब हमारे पास जितने पेपर हो जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ये सब के सब, तो कंपटीशन तो बहुत हाई होगा। तो बच्चे, कंपटीशन को ओवरकम करना है, अगर कंपटीशन को क्लियर करना है, तो हमें एक ऐसे टीचर या एक ऐसे मेंटर या अपने एक ऐसे भाई की जरूरत होगी जो हमारी स्पीड को इम्प्रूव कर सके, जो हमारी एक्यूरेसी को सही कर सके, यानी कि जो बता सके कि आप कम से कम टाइम में मैथ्स के सवाल कितने सही कर सकते हैं, कितनी तेजी के साथ कर सकते हैं। और यहीं पर आपके पास रोल आता है किसका? मेरा, यानी कि समर सर का। और इसी के लिए इस चैनल को बनाया गया है ताकि आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड दोनों इनसेन लेवल की हो सके, इतनी बेहतरीन हो सके कि एग्जाम में आप जब मैथ्स का सेक्शन उठाएं या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप बोलें कि सबसे पहले मैं मैथ्स का ही सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। अब एग्जाम में ये करना है या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए। तो आज की इस पूरी की पूरी पीपीटी में मैंने आपको ये समझाया कि कौन कौन से एग्जाम देने हैं और उस एग्जाम में किसका कितना इंपॉर्टेंस है, मैथ्स का कितना रोल है। तो अब अगर ये सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हर शाम को मिलूं, और उस हर शाम को मिलने के लिए पहले हमको ये प्लान करना होगा कि हम हर शाम को करेंगे क्या यहाँ कर। तो ऑब्वियस ही बात है, मैथ्स पढ़ेंगे, और मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स किस तरह से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन हमारा ये है कि आप जो प्रैक्टिस की क्लास अपनी चाहते हैं बच्चे, है ना, उस प्रैक्टिस की क्लास को 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1 टॉपिक वाइज, नंबर 2 पूरे के पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तो अब मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कम से कम ये चीज़ें मुझे बताएंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग हर शाम को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें,
कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम शाम को मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम की डेट क्लियर नहीं हुई है, तो हमारे पास इतना वक्त है कि हम इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। फिर भी शुरुआती के 1 महीने में हम वही काम करने वाले जो आप बोलेंगे हमको। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आज के इस सेशन को यहाँ पर रोकता हूँ और मैं अब आपसे रोज मिलूंगा, हर शाम को मिलूंगा। आपकी तैयारी में मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे भी करियर में आपका इम्पॉर्टेंट रोल हो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ऐसे बच्चों के साथ आपके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लाऊंगा जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल सके, जहाँ से आपको लगे कि हाँ हम भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप ही के बीच के वो बच्चे हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।